कुछ साल पहले जगन मगन मुरुगन नाम के 3 चोर हुआ करते थे। वो बचपन से साथ मिलके चोरियां करते थे। वो घरों में घुस के पैसे, सामान चुराना, लॉरियों में चावल की बोरियां चुराना वगैरह करते थे। एक दिन मुरुगन उनसे, बचपन से हम चोरियां करते ही रहे, लेकिन जिंदगी में अब तक हम सेटल नहीं हो पाए। हम तीनों को अभी शादी की उम्र भी हो चुकी है। अब ऐसी छोटी छोटी चोरियां करते रहेंगे तो हमें जिंदगी भर कुंवारा ही रहना होगा। इसलिए एक साथ कोई बड़ा हाथ मार के उन पैसों से राजनीति में जाकर सेटल हो जाएंगे। क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग ऐसा वैसा नहीं है, तुरंत वो काम करते हैं। वैसे आजकल मेरे बाल बहुत झड़ रहे। वो तीनों वैसे कहाँ पे चोरी करना है सोच में पड़े थे। एक दिन मगन भागते हुए उनके पास आया। ओए जगन मुरुगन, हमें जो चाहिए वो मिल गया रे। कहते हैं पड़ोस के गांव में जमींदार के घर में उनके पूर्वज के छुपाए खजाना वगैरह है। उसकी कीमत 1000 करोड़ के ऊपर होंगे। लेकिन क्या है रे? प्रॉब्लम क्या है? उस घर की रखवाली के लिए 30 पुलिस हैं और 30 पुलिस के कुत्ते भी हैं। उतना ही नहीं, घर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी डाले। मैं जाके देख कर आया। हम उस घर में जाना असंभव है। हिम्मत धरे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है रे। मैं एक जादू टोना करने वाले को जानता हूँ। वो अब रिटायर होके तमिलनाडु के जंगल में आराम कर रहे हैं। हम जाके उनसे मिलेंगे। अरे चोरी के लिए जादू टोना करने वाले के पास जाके क्या होगा? वही तो तुम में और मुझ में फर्क। उस जमींदार के घर में हम ये साइज में तो नहीं जा सकते ना। अगर हम चूहे के साइज में निकल गए तो आराम से घुस सकते हैं। चलो उस महानुभाव से मिलके हम तुरंत छोटे बन जाएंगे। वो दोनों खुशी से झूम उठे। वैसे वो तीनों जंगल में उस जादू टोना करने वाले के पास जाकर उनको जो चाहिए बताए। वो जादूगर उन्हें जादू टोना किया हुआ विभूति देके, ये तुम मुंह में डालते ही छोटे बन जाओगे, जाओ। वो उसे नमस्कार करके चले गए। गांव में आए तीनों चाबी तैयार करवाए। ये यूनिवर्सल चाबी है रे, इससे हम कोई भी अलमारी खोल सकते हैं। अब सब कुछ तैयार हो गया है। अब तुरंत जाके उस विभूति को मुंह में डालते हैं। चलो। तब वो तीनों मुंह में विभूति डाले। बस बात खत्म। वो सब लिलीपुट में बदल गए। उस चाबी को देखकर मगन, अरे ये चाबी क्या है रे, इतना बड़ा हो गया। उसके सर पे एक मार के, चाबी बड़ा नहीं हुआ रे कम्बट, हम छोटे बन गए, भूल गया क्या? वो तीनों उस चाबी को उठाकर जमींदार के घर के कंपाउंड में एंटर हुए। वो तीनों पुलिस के कदमों से बचकर अंदर जाने लगे। वो वैसे अंदर गए। वहां पे एक बड़ा अलमारी था। वो उस चाबी को उस अलमारी के छेद में डाले, जबरन उसे घुमा लिए। वो अलमारी खुली। उसमें सोने की जेवरात और हीरे मोतियां देखकर खुश हुए। वैसे तीनों उन खजानों को सर पे रख के बाहर आए। कुत्तों के पैरों के बीच में से वो निकल गए। वैसे वो तीनों 1 हफ्ता मेहनत करके उन खजानों को उनके गुफे तक पहुंचाए। आखिर हमने हासिल किया है। लेकिन हम अपने असली रूप में आने के लिए वो जादूगर हमें कोई विभूति क्यों नहीं दिया? चल जाके पूछते हैं। क्या पूछेंगे भाई? मुझे अब भी याद आया, वो जादूगर को किसी भी चीज को तोड़ना ही आता है पर जोड़ना नहीं आता है। इसलिए उन्हें जादूगर के संगठन के सदस्य सभी उन्हें बहिष्कार करके जंगल में भेज दिए। अब हम मेहनत करके वहाँ पे गए भी तो कुछ हासिल नहीं होगा। तो जगन मुरुगन चौंक गए। क्या रे, मौत की खबर आराम से सुनाएगा? हम अब इस खजाने का क्या करेंगे रे? अब हम जिस साइज में हैं, इस खजाने को कैसे बेचेंगे? लिलीपुट की दुल्हन कहां से ढूंढेंगे रे? कहकर रोने लगा। उतने में एक पुलिस डॉग उस गुफे में आया। उन्हें देखकर कहकर चिल्लाने लगा। तीनों वहां से भाग गए। उस स्कूल में दिशांत अनन्या नाम के 2 भाई बहन हुआ करते थे। वे रंग में बहुत सांवले थे,
इसीलिए सब उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। काला 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 यूं कहकर उनको बहुत रुलाते थे। दिशांत वापस कुछ कहता नहीं और बहुत शांत रहता था। उस शाम दिशांत अनन्या दोनों उनके मम्मी पापा से, पापा मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरे क्लास में मुझे सब काली काली कहकर चिढ़ा रहे हैं। क्या काली? काली मिर्च या काला जामुन? काली यानी खाने वाला काली नहीं, हम काले हैं ना, इसीलिए सब चिढ़ा रहे हैं। देखो बच्चों, तुम लोग काले हो इसलिए सब छेड़ते हैं और तुम्हें ये नहीं पसंद है इसलिए स्कूल छोड़ दोगे तो कल कोई भी स्कूल में ज्वाइन करोगे फिर भी रंग तो वही रहेगा ना। इसलिए पहले ही रंग भगवान का दिया गया है, ये बात को मान लो। जैसे ऑरेंज, ग्रीन, लाल, पीला सब रंग है, बिल्कुल वैसे ही काला भी एक रंग है। यूं कहते हुए उन्हें तसल्ली दिया। अगले दिन दिशांत अनन्या गली में जा रहे थे। भैया हमारे गांव में नया पार्क बनाया है, वहाँ खेलने के लिए बहुत कुछ है सुना है, चले क्या? हाँ बिल्कुल चलो, कहकर दोनों पार्क गए। वहाँ खेलने के लिए बहुत कुछ था, बहुत सारे बच्चे भी वहाँ खेल रहे थे। भैया देखा कितने लोग हैं, आओ भैया हम भी जाकर खेलते हैं। हाँ चलो चलते हैं, कहकर दोनों अंदर गए। दोनों खेलने पार्क के अंदर आए, लेकिन वहां मौजूद लोगों में कोई भी उनके साथ खेल ही नहीं रहा था। भैया कोई भी मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं। कोई बात नहीं, हम दोनों खेलते हैं, कहकर वे दोनों खेलने लगे। बाकी बच्चों में से एक वहां आकर, अरे काले उठ वहां से, तुम और तुम्हारी बहन दोनों निकल जाओ यहाँ से, कहकर दोनों से सब गो आउट, काले गो आउट यूं चिल्लाने लगे। दिशांत अनन्या बहुत दुखी हुए। दोनों रोते रोते पार्क से बाहर आ गए। गली में यूं रोते हुए जा रहे थे तो एक पेड़ के नीचे स्वामी जी बैठे हुए थे। तो दिशांत अनन्या दोनों उस स्वामी जी के पास आकर उन्हें नमस्कार किए। क्यों बच्चों, कैसे हो? इस तरफ कैसे आना हुआ? स्वामी जी हमने क्या गुनाह किया कि भगवान ने हमें यूं काला बनाया? स्कूल में सब मुझे काला काला कहकर चिढ़ाते हैं और तो और पार्क में भी हमें खेलने नहीं दे रहे। हमें बहुत दुख पहुंचा है स्वामी जी। बिना कारण के कुछ नहीं होता, क्या पता शायद तुम लोगों के माध्यम से तुम्हारे माँ बाप का कुछ भला हो रहा हो। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। अब से तुम दोनों 1 से 100 तक गिनते हुए पूर्व की तरह चलो। वहाँ तुम लोगों को एक सुरंग नजर आएगा जिसमें तुम्हें एक रास्ता मिलेगा। उनके अंदर जाओगे तो वहाँ एक पार्क होगा। वो पार्क सिर्फ तुम लोगों के लिए ही भगवान ने बनाया है। उस पार्क में तुम लोग आराम से जितनी देर चाहो उतने देर खेल सकते हो। यूं कहकर आशीर्वाद दिए। थैंक यू स्वामी जी, कहकर पीछे पलटकर 1 2 3 4 यूं गिनते हुए कदम बढ़ाने लगी। यूं गिनते गिनते 98 99 100 कहते हुए रुके और इधर उधर देखने लगे। वहां जमीन के अंदर एक सुरंग दिखाई दिया। दोनों उस सुरंग में उतरे। अंदर एक सुनहरा पार्क था। उसमें पत्थर, पेड़, पक्षी, खेलने वाली सभी चीजें सोने की बनी थी। भैया कितना अच्छा पार्क है, कहकर दोनों वहां बहुत देर खेले। बहन चलो, देर हो रही है, घर में डैडी मम्मी इंतजार कर रहे होंगे, घबरा रहे होंगे, चलो। ठीक है भैया, एक छोटे पत्थर को घर ले चलते हैं, कहकर एक छोटे से सोने का पत्थर घर ले आए। दोनों घर आने के बाद जो हुआ सब माता पिता को बताए। उस सोने का पत्थर को भी दिया। देखा, ये सब भगवान की महिमा है। ये छोटे से सोने से पत्थर से हमारे पूरे परेशानियां दूर हो जाएगी। अब से हम किसी से भी डरने की जरूरी नहीं होगी। तुम लोग काले पैदे हुए हो, इसलिए भगवान ने हमें सोने का सिक्का दिया है। तब से उनका कोई भी मजाक उड़ाता तो वो उन बातों की परवाह नहीं करते और खुशी से जीने लगे। मगदा के गांव में सूर्या और विक्की कहकर 2 लड़के हरसेन कहकर एक आर्कियोलॉजी साइंटिस्ट के पास काम करते थे। सूर्या और विक्की थोड़ा मंदबुद्धि के थे, लेकिन हरसेन उनको काम के लिए उन दोनों को झेलता था।
एक दिन जब हरसेन, सूर्या और विक्की एक पहाड़ के पास खोद रहे थे, तब उनको 3 बड़े बड़े चाबियां मिले। उन्हें देखकर सूर्या, गुरुजी ये तो अद्भुत हो गया। कई सालों से हम जिस चाबियों के लिए ढूंढ रहे थे, शायद ये वही है। शायद क्या रे, बिल्कुल यही है। अब हमारे सारे मुश्किल खत्म हो गए हैं। हमारे घर को गिरवी में रखे थे ना, उसे छुड़ा सकते हैं। अरे वो बेवकूफ, कहावत है कि तुम्हारे जैसे वाले आसमान में उड़ने वाले चिड़िया के लिए नीचे मसाला बनाए। किसी भी काम में जल्दबाजी करना नहीं चाहिए। क्या गुरुजी, आप तो शौक के ऊपर शौक दे रहे हैं। परसों तक वे चाबी मिले तो हम करोड़पति बन जाएंगे बोले, अब ये चिड़िया और मसाला कह रहे हैं। अरे वो डेढ़ दिमाग कहीं के, हमें चाबी मिला है कहकर सबको चिल्लाकर बोलेंगे क्या? अगर ये बात किसी ने सुन लिया तो कोई आकर हमें मारकर वो चाबी लेकर भाग जाएंगे। पहले हम इन्हें घर लेके जाएंगे, रात होते ही उस किले में ये चाबी लेकर जाएंगे। गुरुजी, आपका दिमाग इन चाबियों के लिए ढूंढते ढूंढते खराब हो गया लग रहा है। इतने बड़े बड़े चाबियों को इधर से उठाकर घर लेकर फिर उधर से किले के पास लेके जाएंगे कह रहे हो? सच कहा, तुम लोगों के साथ साथ रह के मेरा दिमाग भी सड़ गया लग रहा है। ठीक है, हम रात तक इधर ही इंतजार करेंगे और इधर से किले के पास जाएंगे। वे तीनों अंधेरे होने तक इंतजार किए और उन तीनों चाबियों को उठाकर किले के पास गए। चाबी को नीचे उतारकर सूर्या, बाप रे, इतना वजन को उठाकर मेरा हड्डी फसली बन गए है। मैं तो आप बीच में ही गिर जाएंगे सोचा, लेकिन बुढ़े होते भी अच्छे से मैनेज किया है आपने। अबे सूर्या, तुम चुप रहो। अगर उनका दिमाग सड़ गया तो हमारा चाबी भी छीन लेंगे। अरे वो बेवकूफ गधे कहीं के, तुम दोनों को मैंने गलती से मेरा असिस्टेंट बनाया। आपके बक बक के वजह से वो गुप्त खजाना मिलना तो छोड़ो, हम फंस जाएंगे लग रहा है। ठीक है, हम गधे ही हैं और हमें असिस्टेंट्स के जैसे लगाकर आप तो और भी बड़ा गधा बन गए हैं ना। आपका ये श्राप देना छोड़कर काम शुरू करेंगे तो अच्छा होगा। तब वो तीनों मिलकर उस किले के ताला को उन 3 चाबी लगाकर खोले। तब वो खुल गया। अंदर जाकर देखे तो उधर बहुत सारे हीरे, जेवरात और कुछ बच्चे भी थे। ये देखकर वे तीनों उन बच्चों के पास गए थे। गुरुजी, पैसे बच्चे पैदा करते हैं कहकर सुना था, अब सच में देख रहा हूं। ये बच्चे भी बहुत प्यारे प्यारे दिख रहे हैं गुरुजी। अरे वो उल्लू के औलाद, ये तो बड़ा माफिया गैंग का लग रहा है। बच्चों को किडनैप करके इधर रखे तो इस माफिया गैंग को इस किले के अंदर से और एक रास्ता मिला होगा। कहकर बच्चों से, बच्चे आप लोगों को इधर कौन किडनैप किया? दादाजी, कौन लेके आए हमें नहीं पता, मगर जब हम स्कूल से वापस घर जा रहे थे तो हमें उठाकर ले आए। क्यों रे, कोई ऐसा बुलाया तो इधर ऐसे आ जाएंगे क्या? दिमाग नहीं है क्या तुमको? तुम्हारे माँ पिता कितना परेशान होते होंगे। अरे वो बकरी दिमाग वाला, वे किडनैप हो गए तो उनको क्यों डांटते हो? छी, आप हमेशा ऐसे ही हर बात पर मुझे डांटते ही रहते हो। मैं चला जाता हूँ, कहकर गुस्से से उधर से चला गया। तब हरसेन और विक्की कुछ गहनों को थैलियों में बांधकर उधर से उन बच्चों को लेकर जा रहे थे। तब उधर 3 गुंडे गन्स के साथ आए। कौन हो तुम लोग? हमारे डेन में आए? जो भी है हमें क्यों? हमको तो डबल बोनांजा मिला है। इन बच्चों के साथ साथ इन दोनों को भी दूसरा देश को पार्सल कर देंगे, तब हमें डबल पैसा, डबल ऑफर्स। इतने में सूर्या उधर कुछ पुलिस को साथ में लेकर आया। इतना जल्दी भी क्या है बच्चू, मैं तुम्हें देता हूँ सब कुछ डबल डबल। कितना दिन से चुप कर फिर रहे हो, आज हमारे सूर्या के वजह से मिल गए। कहकर उनको अरेस्ट करके बच्चों को भी साथ लेके गए। अरे तुम तो टेढ़े हो, लेकिन सही समय पर पुलिस को लाकर सबको बचाया, नहीं तो वे लोग अब तक हम दोनों को मार चुके होंगे। क्या समझा इस सूर्या को? वो बात छोड़ो, ये पुलिस तो जल्दबाजी में इधर खजाना को नहीं देखे, क्या करेंगे? उनको बुलाकर उन्हें दे देंगे क्या? अरे अभी अभी तुम्हारा प्रशंसा किया, इतने में फिर से डेढ़ दिमाग कहकर साबित कर दिया है तुमने। पुलिस वापस आने से पहले हमारे हिस्सा हम लेकर भाग जाएंगे, चलो। तब वे तीनों मिलकर हीरे जेवरात लेकर उधर से भाग गए। उस गांव में राकेश नाम का एक गरीब किसान हुआ करता था। एक दिन जब वो अपने खेत के काम के लिए निकला तो रास्ते पर एक बोरिंग वेल के पास देखा कि एक गाय थकी हुई बैठी थी। अरे ये क्या, ये गाय इतनी थकी हुई है? यूं सोचकर उस हैंडपंप को मारा, फिर उससे निकले पानी को वो गाय पीकर अपनी प्यास को बुझाई।
राकेश उस गाय से, अगर मेरी तरह तुम्हारा भी कोई नहीं है, तुम मेरे साथ रह सकती हो। वो गाय उन बातों के लिए अपना सर हिलाई और तब से वो राकेश के साथ रहने लगी। तब से राकेश हर सुबह उस गाय को चारा खिलाया करता था। जब भी राकेश उदास होता था तो सीढ़ियों पर बैठकर वो उस गाय के साथ बातें किया करता था। एक दिन राकेश के घर का मालिक घर पर आकर, क्या भाई राकेश, 3 महीने से घर का किराया नहीं भरा? श्रीमान, इस साल ठीक से फसल नहीं होगा, बहुत जल्दी चुका दूंगा। तुम्हें मैं 10 दिन का वक्त दे रहा हूँ, अगर इतने में चुका सकते हो तो ठीक है, वरना घर खाली करना पड़ेगा। फिर वो घर का मालिक वो गाय देखकर, ये क्या, गाय खरीदे हो क्या? खरीदा नहीं श्रीमान, बस कुछ दिनों से मेरे साथ रह रहा है। तो फिर उसके दूध को बेचकर पैसे कमा सकते हो ना? कहकर चला गया। राकेश उस रात हाँ, मैं उस गाय का दूध निकाल कर बेच सकता हूँ ना। यूं सोचकर अगले दिन उस गाय के पास जाकर दूध निकालने की कोशिश किया। बहुत कोशिश करने पर भी जब वो गाय से दूध नहीं निकला, ओहो, लगता है ये गाय दूध नहीं दे सकती। यूं सोचा। एक दिन राकेश को नींद नहीं आ रही थी तो घर में चल रहा था, तो उसने देखा कि गाय कहीं जा रही थी। ये क्या, गाय इस समय कहाँ जा रही है? सोचकर उसका पीछा करने लगा। तो वो गाय यूं जाते जाते एक बिल के अंदर दूध देने लगी। ओहो, हर दिन ये गाय इस बिल में दूध दे रही है, इसीलिए मुझे अगले दिन दूध नहीं दे पा रही है। वैसे इसमें क्या है? सोचकर उस खड्डे पर खोदा तो उसने देखा कि जमीन के अंदर वहाँ एक बहुत बड़ा सुरंग था। वो देखकर वो हैरान रह गया। राकेश फिर उस सुरंग के अंदर जाकर देखा कि वहाँ एक सोने का पेड़ लगा था। वो पेड़ को देखकर राकेश चकित रह गया। उस पेड़ के डाली और पत्ते सारे सोने के ही थे। ये क्या माया है, इस पेड़ के डाली और पत्ते सब सोने के हैं? शायद वो गाय इससे ही दूध दे रही होगी। सोचा, बेटा राकेश, मैं एक मायावी पेड़ हूँ। तुम्हारी दया से हर दिन तुम्हारा गाय यहाँ आकर मुझे दूध देती है और मेरी भूख मिटाती है। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद आ सकती हूँ? वैसे तो मुझे कोई ज्यादा आस नहीं है, मुझे सिर्फ अपना एक खुद का घर मिल जाए तो काफी है। ये लो, मेरी एक डाली को तोड़कर उससे बेच दो, उससे मिले पैसों से एक घर बनवा लेना। वो बातें सुनकर राकेश बहुत खुश हो गया और उसे तोड़कर बेचकर एक घर बनवा लिया। फिर राकेश उस बड़े से घर में रहते हुए, इतने बड़े घर में अकेले क्या रहूं? मेरे साथ अगर कुछ नौकर और बॉडीगार्ड्स रहे तो अच्छा होगा। सोचकर अपने आसपास कुछ बॉडीगार्ड्स को लगवा दिया। एक बार जब राकेश गांव की गलियों में बॉडीगार्ड्स के साथ जा रहा था, तब पुराने घर का मालिक राकेश को देखकर चौंक गया। ओनर राकेश से, क्यों भाई राकेश, कुछ ही समय में बहुत बड़े आदमी बन गए हो, ये कैसे हुआ? वो एक रहस्य वाली बात है, किसी से नहीं कहना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो बात कह रहा हूँ उसे ठीक से सुनना। इतना कमाने के बाद एक घर से संतुष्ट मत रहना। अब मुझे ही देख लो, मेरे कितने सारे घर हैं। अगर मेरे व्यापार में कोई नुकसान भी हुआ तो मुझे घर के किराए से मिले पैसों से आराम से जी सकता हूँ। तुम भी 2-3 घर बनवा लो, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। कहकर चला गया। वो बातें सुनकर राकेश सोचा, हाँ, ये जो कह रहा है वो भी सही है। कब तक मैं यूं ही डालियों को तोड़कर घर बनवाता रहूंगा? एक ही बार मैं वो पूरा का पूरा पेड़ तोड़ दूं और कुछ बनवा लूं तो सही लगेगा। सोचकर उस रात सुरंग में जाकर उस पेड़ को तोड़ रहा था। अरे मूर्ख, मुझे ही मारने की कोशिश कर रहे हो? जहाँ से तुमने शुरुआत की वहीं पे वापस पहुँच जाओगे। कहकर वो पेड़ वहाँ से गायब हो गया। फिर राकेश बाहर आकर अपने घर को देखा तो वो पहले की तरह एक छोटे से घर में बदल गया था। अरे ये कैसा अनर्थ हो गया? कहकर अपना सर पकड़ लिया। मैजिकल मनी की रिस्टोरेशन। राजकोट नामक गांव में प्रज्वल देव नाम का एक जमींदार था। उनकी आस-पास वाले गांव में भी बहुत प्रतिष्ठा थी। उनके पास समस्या लेकर कोई भी आता, उनको बिना मदद किए कोई वापस नहीं जाता।
उतना ही नहीं, उधार लेकर अन्नदान और अन्य दान धर्म के काम भी करता था। ऐसे थोड़े साल बाद प्रज्वल देव गुजर जाते हैं। बेचारे उसके बेटे को सिर्फ उधार छोड़ जाते हैं। एक दिन सारे उधार देने वाले प्रज्वल देव के बेटे ध्रुव के पास आते हैं। देखिए ध्रुव साहब, आप जमींदार हैं, आप जितना चाहे पैसे बांट सकते हैं, हमारी उतनी हैसियत नहीं है। आपके पिताजी ने हमसे बहुत पैसे उधार लिए हैं, आप उसे जल्दी वापस कीजिए हमें। आपकी जगह में होता तो शायद ऐसे ही बोलता, लेकिन अगर सभी को तुरंत पैसे चाहिए तो मुझे हवेली बेचनी पड़ेगी, उसमें काफी समय लगेगा। क्यों ना आप सब हवेली पे बोली लगाकर हिस्सों में खरीद लो, बाद में आप उसे बेचकर पैसे बनाइए और हो सके तो थोड़े पैसे मुझे भी दे दीजिए। ठीक है, आपकी मर्जी, हम सब आपस में बैठकर बात करके आपको निर्णय बताएंगे, कहकर अपने साथियों से, क्या कहते हो भाई लोग, इसके लिए मैं तो तैयार हूँ। भाई तुम क्या कह रहे हो? छोटे छोटे हिस्से लेकर हम क्या करेंगे? हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अबे पागल कहीं के, उसने जुबान दे दी है, तुम उसके विचार को मत बदलो। मैंने बचपन से सुना है कि राजा की हवेली में एक बड़ा खजाना छुपा है। अगर ये सच हुआ तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ये सब उस ध्रुव को पता ना होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर अब भी तुम्हें संदेह है तो तुम इस डील से हट सकते हो। इतना ही नहीं, हम सब मिलकर इस हवेली को बहुत कम दाम में खरीद सकते हैं। उसके बाद सब कुछ हमारा है। उस ध्रुव को एक पैसा नहीं मिलने देंगे, क्योंकि पैसा ना होने पर भी लोगों की नजरों में वो आज भी जमींदार है। उस छवि को लोगों के दिमाग से हटाना है। उनको हमारी जय जयकार करवा के हमें चुनाव में खड़े होना है। भाई अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा ये प्लान है तो मैं तुरंत हाँ बोल देता। मैं इस प्लान के लिए सहमत हूँ। ठीक है ध्रुव साहब, बोली लगाने के लिए व्यवस्था कीजिए। ध्रुव कोर्ट के कर्मचारियों को बोली लगाने के लिए हवेली के पेपर्स देता है। थोड़े ही दिनों बाद कोर्ट वाले बोली शुरू करते हैं। लोग और उधार देने वाले वहां पहुंचते हैं। ध्रुव भी इसी आशा से वहां पहुंचता है कि अगर हवेली थोड़े ज्यादा पैसों में बिक गई तो उसके खर्चों के लिए थोड़े पैसे बच जाएंगे। कोर्ट वाले बोली लगा रहे थे और उधार वाले हॉल, कमरा, कॉरिडोर करके बहुत कम दाम में हर चीज को खरीदने लगे। इससे ध्रुव के पास कुछ नहीं बचता। हाय हाय ध्रुव साहब, बहुत आशा के साथ आप यहाँ आए, अब आपके लिए कुछ नहीं बचा। अब आपकी जमींदारी खत्म हो गई। अरे ओ, तुम सब उधार देने वालों ने साथ मिलकर ध्रुव साहब को धोखा दिया है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। ओए चुपचाप चले जाओ यहाँ से, थोड़ी देर में हम सब जमींदार बनने वाले हैं, कहकर जंग लगे हुए चाबी के सहारे एक 500 केजी का ताला खोलते हैं। अब ध्रुव से सुरेश, ये लीजिए आपका जंग लगा हुआ ताला। ऐसी घटिया चीज की बोली नहीं लगाई हमने। इसे रद्दी वाले को बेच के चावल और प्याज खरीद लेना, चाहिए तो लोगों में भी बांट दो, कहकर अंदर चला जाता है। उधार वाले खरीदे हुए कमरों को ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। ध्रुव को उस पुराने चाबी के छेद में एक लेटर मिलता है। उसे अपने मन में पढ़ते हुए ध्रुव, बेटा मैं तुम्हारा पिता प्रज्वल हूँ। मैंने अपने बाप दादा की जायदाद को दान धर्म में खर्च कर दिया, लेकिन मैंने अपने पैसों से तुम्हारे लिए एक सोने का ताला बनवाया, वो तुम्हारी जायदाद है, कहकर लिखा था। ध्रुव ताले को साफ करके देखता है कि वो एक सोने का चमकता हुआ ताला था। ये देखकर लोग ताली मारने लगते हैं। ध्रुव साहब जिंदाबाद, ध्रुव साहब जिंदाबाद, कहकर चिल्लाने लगते हैं। ये सुनकर सुरेश वहां पहुंचता है। ये हवेली का ताला है ध्रुव, ये तुम्हारा नहीं हमारा है। अरे ये उनके पिताजी का श्रम है, उन्होंने वहाँ लिख के रखा है। तुम जैसे धोखेबाजों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। चलो साथियों, इनको कूट देते हैं। इससे सभी गांव वाले उनकी पिटाई करते हैं। ध्रुव उस सोने के ताले को बेचकर मिलने वाले पैसों से दान धर्म करके
लोगों में बहुत नाम कमाता है।